देखिए क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक एवं क्लासिफिकेशन एलिमेंट तत्वों का वर्गीकरण तत्वों का आवर्त चैप्टर में आवर्त सारणी वर्गीकरण आवर्त सारणी का, ठीक है। तो यानी इसमें देखते हैं कुल 118 तत्व ज्ञात हैं वर्तमान में, आज तक की बात कर रहे हैं। आज तक 18 तत्व ज्ञात हैं, अभी तक जो ज्ञात है वो कितने 118। जितने भी वायु जो भी तत्व है 18 के अलावा और कोई भी तत्व ज्ञात हम लोगों को। तो यानी अभी तक कितने याद हैं ज्ञात हैं 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों के वर्गीकरण का अर्थ है कि उनके गुण धर्म के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रखना। वर्गीकरण का अर्थ तत्वों के अर्थ होता है कि उनके गुण धर्म के आधार पर अलग अलग समूह व्यवस्थित कर रखना। रखने का मतलब जैसे कि जे इधर उधर रखे हों तो उनकी आधार पे बांट दिए जाए। किसी आधार पे कोई भी एक आधार ले लिया, जैसे मान लो एक अच्छा शरारती कर दिए जाएं, बुद्धिमान बच्चे अलग कर दिए जाएं, तो यानी उन्हें बुद्धि के आधार पर बांट दिया जाए। इसी तरीका से इन तत्वों वर्गीकरण का नाम अलग अलग समूहों में गया आधार पर। वो आधार भी आगे बताते चलेंगे। दूसरे सबसे पहले को धातु और में किया गया। सबसे पहले धातु और समूह बनाए गए। कौन कौन से? पहला धातु और दूसरा अधातु में किए गए, दो समूह बना दिए गए तत्वों के। उसके बाद में वो वर्ग ये सुधार धातु और समूह बनाए गए। वो किसी क्योंकि सुविधा हो, पढ़ने में सुविधा, पढ़ने के लिए ये तत्वों का वर्गीकरण किया गया कि पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो नंबर वन यहाँ पे आवर्त अभी आवर्त सारणी का इतिहास। आवर्त सारणी का क्या होता है? सबसे पहले इससे पहले भी वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने सुधार किया था, लेकिन उसके बाद में ने कुछ कुछ व्यवस्था बना, इसलिए इनका सब नाम आता है न। इससे पहले सुधार करने वाले और भी वैज्ञानिक आए थे। ठीक है, आगे पढ़ोगे 11वीं कक्षा में तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक, 10 में वो इम्पोर्टेंट वो। तो वैज्ञानिक डॉवे का तर्क नियम। डॉवे पहले वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम बोलते हैं तर्क नियम, पूरे को क्या देते हैं? डेवे रायनर का। ठीक है, तो ये इसमें क्या था? डेवी रायनर ने तत्वों का तर्क बनाया जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के क्रम पर ठीक क्या बनाया? एक तत्वों का 3 तत्वों का समूह बनाया। कैसा? 3 तत्वों का। ऐसा समूह था, देखिए तत्वों को परमाणु के आधार आरोही क्रम में रखने पर कैसे यानी लगातार छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस आधार पर रखने पर बीच वाले तत्व का द्रव्यमान दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों को और उसमें भाग दोगे 2 का, जो औसत आएगा उसके बराबर होता है लगभग। जैसे देखिए तत्व यानी पहला तर्क ये बनाया ClBrI, दोनों की इसका 35.5, इसका 79.9, इसका 126.9। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 करेंगे तो इसके लगभग बराबर आएगा, 81 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो इसके बराबर आएगा। ये किसने? डॉवे रायनर ने नियम दिया। ठीक है, 3 तत्वों का समूह बनाया, उसी को हम क्या बोलते हैं? तर्क नियम। तो ये 3 तत्व समूह होता है जो बनाया लिथियम पोटेशियम, लिथियम स्कैट्रियम और क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है,
आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, ठीक है। तो ये उन्होंने 3, ठीक है। इसके बाद में आगे तक नहीं पाए, इसलिए ये फेल हो गए, ठीक है। तो इनके कारण डॉवेनायरन के असफलता के कारण, डॉवेराइनर के असफलता के कारण, यानी डॉवेराइनर क्यों इसके असफलता के कारण, जिस आधार पर जिस आधार पर डॉवेनायरन ने क्या बनाया, तर्क बनाया, उस आधार पर 3 ही का पता लगा पाए, यानी बने। इसके बाद में ज्यादा तर्क नहीं बना पाए, इसलिए असफल रहे। अन्य तत्वों के साथ कोई और तर्क, कोई और तत्व खोज होकर आई, उनके साथ कोई तर्क ही, इसलिए ये कैसे फेल हो गए, तर्क बता नहीं पाए। तत्वों के साथ कोई और तर्क नहीं बता के, इसलिए तर्क के वर्गीकरण असफल रही, इसलिए आगे तर्क ही नहीं बना, इसलिए यह कैसी रही, असफल रही। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए, न्यूलैंड। क्या है, न्यूलैंड। उन्होंने अपना नियम दिया, उसे बोलते हैं अष्टक नियम। तो देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। सन 1866 में जॉन लैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही व्यवस्थित किया। द्रव्यमान के किसमें, छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके क्रम में उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में उन्होंने व्यवस्थित किया। तो नंबर 1 में उन्होंने क्या किया, न्यूलैंड ने द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से आरंभ किया, सबसे कम द्रव्यमान हाइड्रोजन का, उससे आरंभ किया तथा 56वें तत्व थेरियम पर समाप्त किया। तत्व था थेरियम, उस पर इन्होंने जाकर बंद किया, ठीक है, उस पर जाकर के, उससे आगे जाकर के कभी अष्टक नियम का लागू नहीं हुआ, ठीक। अगला इन्होंने फिर अगला न्यूलैंड ने पाया कि पृथ्वी तत्व का गुणधर्म तत्व के गुणधर्म के समान है, इसी को न्यूलैंड का कहते हैं। ये बहुत पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है। न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, वो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने क्या पाया, पहले तत्व का जो गुणधर्म वो 8वें गुणधर्म के समान है, कैसे, वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान है। ये किसने बताया, इसी को हम न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक। तो अगर इसकी तुलना संगीत के अष्टक, इसकी तुलना किससे की गई, संगीत के अष्टक से, इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई। सॉरी, मैंने देख नहीं, ये तुम लोगों ने पढ़नी, फिर से रिपीट करता हूँ, देखना। न्यूलैंड ने सबसे कम परमाणु द्रव्य तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया, और न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, इसी को न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। किसको, जो न्यूलैंड ने ये बताया कि पहले तत्व का जो गुणधर्म है वो 8वें तत्व के गुणधर्म के समान है, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसके बाद में इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसकी तुलना किससे की, संगीत के अष्टक से। संगीत का अष्टक क्या होता है, संगीत का अष्टक होता है सारे गामा पाधा नी सा, उसी से की गई, पाधा नी से की गई, सारे गामा पाधा नी सा, इससे की गई तुम्हारी अष्टक से, ठीक है। वो अष्टक क्या होता है, देखने उसके बारे में देखते हैं। देखो अष्टक क्या है तुम्हारा, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और ये सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये क्या हो गया कि यानी जो पहले तत्व है, ये पहला तत्व है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वां जो तत्व है ना, इन दोनों के गुणधर्म कैसे होंगे, समान होंगे। हाइड्रोजन के और फ्लोरीन के कैसे होंगे, गुणधर्म समान होंगे। ये किसने बताया था, अष्टक नियम ने। कौन से भी तत्व के 8वें तत्व से देखोगे, यहाँ से गिनना चालू करोगे तो 1 2 3 5 6 7 8, यानी 8वां तत्व सोडियम है। तो सोडियम और लिथियम के गुणधर्म कैसे होंगे, समान होंगे। इसी तरीके से इन दोनों के गुणधर्म कैसे होंगे, समान होंगे।
इस तरीक़ा से इन्होंने ये बताया था कि पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ठीक है, अब ये आगे चल के 56 तत्व है, और इसके बाद में ये भी अष्टक लागू नहीं हुआ, ये भी विफल हो गया। तो यानी जो वैज्ञानिक न्यूलैंड थे इनका भी अष्टक फेल हो गया। तो इनकी कमियां क्या थी देखते, न्यूलैंड के अष्टक के नियम की कमियां, न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां देखते हैं। न्यूलैंड ने समझा कि इसके आगे तत्वों की खोज नहीं होगी। न्यूलैंड ने क्या समझा कि न्यूलैंड ने समझा कि इसके आगे तत्वों की खोज नहीं होगी। ये उनकी भूल थी, वो तत्व बाद में खोजे गए तो वो कहाँ रखे जाए, उनका अष्टक बना ही नहीं, इसलिए ये उनकी विफलता रही। दूसरी विफलता ये थी कि अष्टक नियम का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था। अष्टक नियम का सिद्धांत कहाँ तक, कैल्शियम तक लागू था, इसके बाद में लागू नहीं था, इसके बाद में ये लागू नहीं था, क्योंकि आठवां तत्व, पहले तत्व आठवें तत्व के समान आ ही नहीं रहा था, पहला तत्व का गुणधर्म आठवें तत्व के गुणधर्म के समान नहीं आ रहा था, इसलिए ये कैल्शियम तक लागू था, ये उनकी विफलता थी। इसके बाद में ये आगे लागू नहीं कर पाए अष्टक नियम को, इसलिए ये विफल रहे। तीसरा पॉइंट, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए लागू हो सका। जो हल्के तत्व थे उनके लिए लागू था, जो भारी तत्व थे उनके लिए ये लागू नहीं था, इसलिए ये फेल रहे। ठीक है, चौथा पॉइंट, आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म समान है। जबकि इनके गुणधर्म कैसे हैं, समान है, इनके गुणधर्म समान है। आयरन को कोबाल्ट व निकल से अलग रखा गया, जबकि इन दोनों के इसके समान गुणधर्म आएंगे। जब इन दोनों के इसके समान गुणधर्म आएंगे तो इसलिए ये उनकी काफ़ी विफलता थी। ठीक है, अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए मेंडलीफ नाम के, मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक आए, उन मेंडलीफ ने कुछ बताया। तो मेंडलीफ नाम के वैज्ञानिक के बारे में देखते हैं उन्होंने क्या बताया। तो अगली हेडिंग, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी। सन 1869 में ये आए थे, कौन सी में, सन 1869 में ये आए थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, देखिए, मेंडलीव ने कहा किसी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। कैसा फलन होता है, आवर्त फलन, यानी परमाणु द्रव्यमान के, यानी परमाणु भार के, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। ये किसने बताया, मेंडलीफ ने बताया था। किसने, मेंडलीफ ने बताया। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया, इसके बाद इन्होंने साड़ी बनाई, उसके लक्षण देखते। मेंडलीफ की आवर्त साड़ी के लक्षण क्या थे। मेंडलीफ ने आवर्त साड़ी परमाणु भार पर आधारित है। मेंडलीफ की जो आवर्त साड़ी है परमाणु भार के परमाणु भार पर आधारित है, या फिर परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान एक ही बात होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया गया है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, किसके रूप में, परमाणु भार के बढ़ते हुए रूप में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अगला पॉइंट, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 वर्ग तथा 7 आवृत हैं। 7 वर्ग तथा 7 आवृत, जो ठाड़े कॉलम होते हैं उन्हें 7 वर्ग बोलते हैं, और जो तिरछे यानी क्षैतिज दिशा में जो पंक्तियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं आवृत। ठीक है, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी होती है उसमें 7 वर्ग होते हैं, 7 वर्ग हैं और 7 ही आवृत हैं। अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियाँ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी, उनकी आवर्त सारणी कमियाँ हुई। तो देखिए, नंबर 1 पहली कमी, परमाणु भारों के परिवर्तन। जो मेंडलीफ की आवर्त उनके भारों में क्रम परिवर्तन कैसा था, जो समान वाले क्रम थे उनमें वो एक ही जगह पर न रख करके दी गई, उन्हें स्थान नहीं मिला, दूसरी जगह पर उन्हें जगह दी। ठीक है, तो इसलिए इनकी विफलता थी। उन्होंने तत्वों को मूल लक्षण, उनका द्रव्यमान, उनका जो तत्वों के मूल लक्षण क्या बताए, जबकि मूल लक्षण बल्कि क्रमांक होता है। ठीक है, तो इसलिए ये विफलता, परमाणु, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान बताया। ठीक, अगला पॉइंट, नए तत्वों के लिए उचित स्थान का अभाव नहीं था। नए तत्व जो खोजे गए थे उनमें उचित स्थान, मतलब जाने चाहिए थे वहाँ नहीं। ठीक है, इनकी विफलता। ठीक है, इस सारणी में अक्रिय कोई स्थान नहीं दिया गया, इसे जो
जो आवृत मेंडलीफ की आवृत साड़ी थी उसमें अक्रिय गैसों को कोई भी स्थान नहीं मिला। ये क्या थी? ये मेंडलीफ की कमियां थी। उन्होंने ये मेंडलीफ ने इनको व्यवस्थित सही ढंग से नहीं कर पाया, उन्हें अक्रिय गैसों को स्थान नहीं दे पाया, इसलिए ये भी फेल मतलब ज़्यादातर कामयाब रहे लेकिन फेल ही रहे। उन्होंने अशुद्धियाँ पाई गई उसमें, सही ढंग से इन्होंने आवृत साड़ी को वर्गीकृत नहीं बांट नहीं पाया। ठीक है, अब इनके लाभ देखिए, क्योंकि इनकी सफलता बहुत बड़ी सफलता थी, इसलिए इन्होंने सारे वैज्ञानिक फेल हुए थे, लेकिन ये कुछ ही अनुपात में ये सफल रहे, इसलिए इन्होंने लाभ, इनकी आवृत साड़ी से कुछ लाभ मिले। क्या लाभ मिले देखते हैं। नंबर 1, तत्वों के गुणधर्म में अध्ययन करना आसान कर दिया गया। जो तत्वों का गुणधर्म थे उनमें उनका अध्ययन करना यानी पढ़ना उन्हें आसान कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, परमाणु क्रमांक का संपूर्ण ज्ञान था। जब इन्होंने आवृत साड़ी बनाई थी तब परमाणु क्रमांक का संपूर्ण ज्ञान था, लेकिन बनाया था इन्हें परमाणु भार के आधार पर, लेकिन इन्हें परमाणु क्रमांक का पूरा ज्ञान था। ठीक है, अगला पॉइंट, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सुविधा हुई। जो नए तत्व खोजे गए और उनके अनुसंधान बनाए गए उन्हें खोजने के लिए, तो उसमें भी बहुत सुविधा मिली। किससे किनके किस किस किसके अनुसार, यानी मेंडलीव की जो आवृत साड़ी थी उसके अनुसार। ठीक है, कि उससे बहुत सारे पढ़ने में आसानी हुई और अनुसंधान में सुविधा हुई और परमाणु क्रमांक का ज्ञान था। ठीक है, ये तो उसकी आवृत साड़ी के लाभ थे। अब देखते हैं आधुनिक आवृत साड़ी। आधुनिक जो वर्तमान में हम आवृत साड़ी पढ़ते हैं, जो आधुनिक आवृत साड़ी के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में देखते हैं। एक मौजले नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी मेंडलीव की आवृत साड़ी में सुधार कुछ किए, उसी को बोलते हैं आधुनिक आवृत साड़ी। ठीक है, मौजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर मेंडलीव के दोषों को दूर कर आधुनिक आवृत साड़ी बनाई। जो परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने बनाई आवृत साड़ी, किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने आवृत साड़ी बनाई और मेंडलीव के दोषों को दूर करते हुए इस आवृत साड़ी को बनाया। ठीक है, अगर जो इस जगह पर एक क्वेश्चन बनता है, कोई पूछता है कि आधुनिक आवृत साड़ी का आवृत नियम क्या है, आधुनिक आवृत साड़ी का आवृत नियम पूछ ले, तो क्या बताएंगे? तो ये बताएंगे कि तत्वों के परमाणु क्रमांक, नहीं इस तरीका से बताएं, तत्वों के परमाणु क्रम इस तरीका से बनाएंगे कि आधुनिक आवृत साड़ी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के गुणधर्म तत्वों के आवृत फलन होते हैं, तत्वों के आवृत फलन होते हैं, या फिर तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवृत फलन होते हैं। क्या बताएंगे? तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवृत फलन होते हैं। अगर जो कोई पूछता है कि आधुनिक आवृत नियम बताइए, तो क्या बताएंगे? तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवृत फलन होते हैं। और इसी तरीका से यहाँ पे पूछता है मेंडलीव का आवृत नियम बताइए, तो वहाँ पे ये बताएंगे, तो क्या बताएंगे? तत्वों के गुणधर्म द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान के आवृत फलन होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे लिखा है, जो ये मैंने लिख दिया है, जैसे तत्वों के गुण उस तत्व के परमाणु भार के आवृत फलन होते हैं। ठीक है, लिखा है मैंने, कहीं लिखा है भार के आवृत फलन होते हैं या फिर द्रव्यमान के आवृत फलन होते हैं। इसी तरीका से यहाँ पर भी परमाणु क्रमांक के आवृत फलन होते हैं। नहीं तुम छोड़ा, वो पूछेगा आधुनिक आवृत साड़ी का आवृत नियम बताइए, तुमको सर ने लिखाया नहीं था, जबकि मैंने ये लिखाया है। या तुम वैसे नहीं लिख पाओ तो आप आधुनिक आवृत नियम देता है तो वहाँ पर तुम यही लिख देना, जो पूरा पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये पॉइंट वही इसी को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक आवृत नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवृत नियम बोलते हैं। ठीक है, अब आधुनिक आवृत साड़ी के लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण है परमाणु भार को छोड़कर परमाणु क्रमांक पर आधारित साड़ी बनाई। ये परमाणु भार को छोड़ दिया, परमाणु द्रव्यमान छोड़ दिया और परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने साड़ी बनाई। ये किसने बनाई? मौजले ने। ठीक है,
अगला पॉइंट है वर्ग में परिवर्तन किया। वर्ग में परिवर्तन किया, वर्ग में मतलब पहले 7 वर्ग थे, अब कितने हो गए? 18 वर्ग हो गए। ठीक है, अब 18 वर्ग हैं उसमें। ठीक है, तो उन्होंने 18 वर्ग कर दिए, तो इसमें परिवर्तन हुआ वर्ग में। तो और अगला पॉइंट है अक्रिय गैसों को आवृत साड़ी के दाहिने तरफ स्थान दिया गया। जो आवृत साड़ी का दाहिना तरफ है ना, तो उसमें अक्रिय गैसों को 18वां जो वर्ग है उसमें स्थान दिया गया। किसमें? 18वें वर्ग में। तो अक्रिय गैसों को स्थान दे दिया गया, लेकिन मेंडलीव की आवृत साड़ी में इनको स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया? अपनी आवृत साड़ी में 18वें तत्व को दाहिने तरफ स्थान दे दिया। ठीक है, 18वें वर्ग में। ठीक है, इसी तरीका से अगला पॉइंट है इसी आवृत साड़ी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कर दिया गया। यानी जो हाइड्रोजन का स्थान था वो निश्चित कर दिया गया, वो शुरू में रखा जाएगा तो उसी जगह पर रखा रहेगा, उसको इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, ये निश्चित कर दिया गया। ठीक है, ये इसके लक्षण थे। आधुनिक आवृत साड़ी के क्या थे? लक्षण थे। आधुनिक आवृत साड़ी के क्या लक्षण थे? यानी परमाणु भार को छोड़कर के परमाणु क्रमांक पर आधारित साड़ी बनाई, वर्ग में परिवर्तन किया गया, अक्रिय गैसों को आवृत साड़ी के दाहिने तरफ स्थान दिया गया, यानी 18 वर्ग में स्थान दिया गया, और इस आवृत साड़ी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित कर दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घाकार आवृत साड़ी। कौन सी? दीर्घाकार आवृत साड़ी की व्याख्या। दीर्घाकार जो हम वर्तमान में पढ़ते हैं, जो आवृत साड़ी हम वर्तमान में पढ़ते हैं, वर्तमान में तो ये भी पढ़ते हैं, मगर लेकिन उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है इसमें। वो कौन कौन वैज्ञानिक ने किया, तो देखते हैं। इस साड़ी को रोंग, बर्नर और वरी ने कुछ संशोधन किए। 3 वैज्ञानिक थे। कौन से? रोंग थे, बर्नर थे और वरी थे। उन्होंने कुछ परिवर्तन संशोधन किए करके बनाई है ये साड़ी, कुछ संशोधन करके बनाई है। ठीक है, कौन ने? रोंग ने और बर्नर ने और वरी ने, इन तीनों वैज्ञानिक ने कुछ संशोधन करके बनाई है। इस साड़ी में तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार तथा तत्वों के परमाणु के क्रमांक पर आधारित है। ये साड़ी जो है ना, वो तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित है और तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तो इन्होंने मोजले ने भी बनाई थी, तो वो तो है ही है, लेकिन उन्होंने परमाणु तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर और जोड़ दिए। इन्होंने तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर और साड़ी बनाई है। ठीक है, उसी साड़ी को तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित और बना दिया, क्योंकि तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास हैं, उन्हीं में ये 4 समूह बांट दिए। वो समूह कौन कौन से? 4 समूह बांट दिए। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ये क्या किया? उन्होंने किया। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ आवृत साड़ी के लक्षण। दीर्घ आवृत साड़ी के जो लक्षण है ना, वो क्या है, उन्हें देखते हैं। ठीक है, दीर्घ आवृत साड़ी के लक्षण देखिए। पहला लक्षण है इसमें तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता, भिन्नता तथा अन्य क्रमिक परिवर्तन का स्वयं ही आभास हो जाता है। यानी इसमें रासायनिक गुण, समानता, भिन्नता और अन्य क्रमिक रूप से अगर परिवर्तन जो होते हैं ना, उनका अपने आप हमें पता चल जाती है ये परिवर्तन हो रहे हैं, यानी स्वयं आभास हो जाता है। ठीक है, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये, इसको याद करना सरल व आसान हो गया। इसको याद करना सरल व आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर रखी, तो 4 समूह में बट गई, तो उससे पढ़ने में कुछ आसानी हुई। ठीक है, अगला पॉइंट, मेंडलीव की आवृत साड़ी में अनेक अनुमान गलत निकाले गए। मेंडलीव की जो आवृत साड़ी, उसमें अनेक अनुमान कैसे थे? गलत निकाले गए थे। लेकिन किंतु इस साड़ी में कोई गलत अनुमान नहीं निकाला गया। जो साड़ी अभी बनी है, इसमें कोई भी गलत अनुमान नहीं निकला अभी तक। ठीक है, ये इनकी क्या है? सफलता है। इस साड़ी में आगे और भी विभाजन किए गए। इस साड़ी में आगे और भी विभाजन किए गए। इस साड़ी में आगे और कई एक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से विभाजन कर दिए, मतलब बांट दिए, और भी कई एक वर्गों में बांटा है। ठीक है, वो आगे पढ़ाएंगे जो फर्स्ट ईयर में, तब इसमें इतना ही है, जितना है उतना इम्पोर्टेंट इतना ही है आपके लिए। ठीक है, याद कर लीजिए। अगला पॉइंट है, इसमें उप समूहों को बिल्कुल ही पृथक कर दिया गया। उप समूहों को बिल्कुल अलग अलग, पृथक का मतलब अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये थे आधुनिक आवृत साड़ी के लक्षण, और इसी के साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है, और तैयारी करेंगे सही ढंग से। एग्ज़ाम आ चुकी है, और ये वेरी इम्पोर्टेंट
टॉपिक थे वो मैंने तुम्हें बता दिए। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस पार्ट में वो इसी से रिलेटेड होंगे और इसी में से आएंगे और इसी को तैयार करेंगे, मजबूत करेंगे। और कोई भी अगर जो डाउट हो तो कमेंट में या फिर कोचिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।